सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलरों में कुछ वे हैं जो कभी पहचाने नहीं गए, कुछ पकड़े जाने पर भी प्रसिद्ध रहते हैं। सौभाग्य से अब ये लोग सड़कों पर नहीं हैं और अपने अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए गए हैं। डैनियल इम्बो और रिचर्ड पैट्रोन का गायब होना शायद FBI की सबसे अजीब अनसुलझी फाइलों में से एक है। ये जोड़ा 2005 में रिचर्ड की कार के साथ गायब हो गया था। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में ये सबसे संभावित स्थिति मानी जाती है कि कोई दुर्घटना हुई हो और ये जोड़ा किसी जलाशय में डूब गया हो, लेकिन FBI जांचकर्ताओं को लगता है कि कुछ और भयावह हुआ हो। डैनियल और रिचर्ड बचपन के दोस्त थे और हाई स्कूल में कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था। फिर दोनों अपनी अपनी राह पर चले गए। दोनों के अन्य रिश्ते और बच्चे थे। डैनियल ने जो इम्बो नाम के एक आदमी से शादी की थी। डैनियल और जो का एक बेटा हुआ, छोटा जो, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया। दोनों अलग हुए और डैनियल ने तलाक का फैसला किया। जो के साथ रिश्ता खत्म करने के बाद डैनियल और रिचर्ड ने फिर से एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। ये रिश्ता कभी चलता था, कभी टूट जाता था और डैनियल ने उनके गायब होने से पहले ही इसे खत्म कर दिया था। लेकिन 19 फरवरी 2005 को उन्होंने फिर से बाहर जाने का फैसला किया। एक और जोड़ा साउथ फिलाडेल्फिया के एबिलिन्स टेक्स मेक्स रेस्टोरेंट में उनके साथ ड्रिंक के लिए आया। दूसरे जोड़े ने बताया कि वे रात भर एक दूसरे को चूमते रहे। जब वे रात करीब 11:45 बजे वहां से निकले तो वे साथ ही गए। रिचर्ड पहले डैनियल को माउंट लॉरेल, न्यू जर्सी में उसके घर छोड़ता, फिर खुद अपने घर जाता। रेस्तरां से निकलने के बाद दोनों को फिर कभी नहीं देखा गया। डैनियल के परिवार ने अगले दिन गुमशुदगी की सूचना दी। डैनियल के अलग रह रहे पति ने बेटे को छोड़ा। उस वक्त डैनियल घर पर नहीं थी। परिवार ने रिचर्ड के परिवार और पुलिस से संपर्क कर उनकी तलाश शुरू की। उस जोड़े का कोई सुराग नहीं मिला। डैनियल के भाई ने हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के लिए पैसे दिए ताकि वे हवा से उस रास्ते को देख सके जो उन्होंने लिया था, लेकिन रिचर्ड की काली डॉज डकोटा ट्रक का कोई सुराग नहीं मिला। सर्च और रेस्क्यू टीमों ने उन जलमार्गों की तलाशी ली जहां से वो जोड़ा गुजरा था, यह देखने के लिए कि कोई हादसा हुआ या नहीं। उन्हें कोई हादसे का संकेत नहीं मिला। कुछ अधिकारियों ने माना कि यह गुमशुदगी बहुत सफाई से अंजाम दी गई थी और इसमें किसी और के शामिल होने की संभावना जताई। यह सुझाव दिया गया कि उनकी गुमशुदगी की योजना पेशेवर अपराधियों द्वारा बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। ध्यान डैनियल के पति पर गया, जिन्होंने रिचर्ड को पहले धमकी दी थी, लेकिन गुमशुदगी की रात उनका अलिबी था और वे पुलिस के साथ सहयोगी रहे। रिचर्ड के जुए के कर्ज और प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां वितरित करने वाले गिरोह से संबंध को इस अपराध के संभावित कारणों में गिना गया है। हाल ही में खोज समूह एडवेंचर्स विद पर्पस ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और एक दर्शक से मिली सूचना के बाद डेलावेयर नदी के एक हिस्से में खोजबीन की, लेकिन उन्हें वह जोड़ा नहीं मिला। मामला अब भी अनसुलझा है। सूचना देने पर $15,000 इनाम है। मेक्सिको में महिलाओं की हत्या, फेमिसाइड, तेजी से बढ़ रही है। पुलिस को संदेह है कि इसके पीछे कोई सीरियल किलर छुपा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1993 से अब तक जुआरेज मेक्सिको में 500 से अधिक महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। इन महिलाओं के शव अक्सर रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में मिलते हैं और उन पर एक जैसी चोटें और पैटर्न दिखाई देते हैं। पुलिस ने कई टास्क फोर्स और ऑपरेशन बनाए हैं, लेकिन ये महामारी जारी है। 19 वर्षीय लूज फ्लोरेस भी उन सैकड़ों महिलाओं में है जिन्होंने जुआरेज मेक्सिको में हिंसा झेली है। 4 अगस्त 2008 को लूज अपने घर से निकली और जुआरेज के केंद्र की ओर गईं। उनकी मां लूज डेल कार्मेन के अनुसार वह मैक्सी कपड़ों की दुकान में नौकरी के लिए आवेदन देने जा रही थी। उनकी मां और बहन इंतजार करती रहीं, लेकिन लूज वापस नहीं आई। उसी शाम को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उनकी तलाश शुरू हो गई। उनकी मां और बहन ने कई बार तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी तरह 18 साल की देबोनी बाजालूदा 9 अप्रैल 2022 को जुआरेज में एक पार्टी में शामिल होने के बाद गायब हो गई। कुछ दिन बाद उनका शव
नुएवा कास्तिला मोटेल की पानी की टंकी में मिला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि देबोनी सुबह करीब 4:30 बजे मोटेल में दाखिल हुई। होटल में दाखिल होने से पहले एक टैक्सी ड्राइवर उनके साथ था, जिसने उन पर अवांछित डोरे डाले थे और उन्हें मोटेल के पास सड़क पर छोड़ दिया था। अधिकारियों के मुताबिक उनके सिर में चोट थी, लेकिन मौत को वे शायद दुर्घटना मानते हैं। डेबोनी और लूज के मामले जुआरेज मेक्सिको के सैकड़ों मामलों में एक है। इन महिलाओं के परिवारों को 48 से 72 घंटे तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने से रोका जाता है, जिससे जरूरी सबूत खो जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जुआरेज की सड़कों पर कोई सीरियल किलर घूम रहा है। फ्लोरेस का राक्षस एक कुख्यात सीरियल किलर है जो फ्लोरेस में 17 साल तक सक्रिय रहा। इस मशहूर सीरियल किलर ने 16 लोगों की जान ली, लेकिन उसकी पहचान अब भी अज्ञात है। ये भयानक अपराध अगस्त 1968 में शुरू हुए, जब बारबरा लोजी और उनके बहनोई एंटोनियो लोबियांको ने शाम सिनेमा घर में बिताई थी। बारबरा के पति बीमार थे, वे अपने बेटे को भी ले गईं। फिल्म के बाद वे सिग्मा में एक निजी जगह पर गए, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने बारबरा और एंटोनियो की ओर इशारा किया और गोली चला दी। बारबरा के पति की जांच की गई और अंततः उन्हें इस अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। 6 साल बाद 2 और हमलों में वही हथियार इस्तेमाल हुआ। पहले मामले की तरह सीरियल किलर ने तब हमला किया जब जोड़ा स्थानीय जगह पर कार में था। 7 साल तक पकड़े न जाने के बाद सीरियल किलर फिर से सक्रिय हो गया। 1981 में फ्लोरेस के राक्षस ने 2 और जोड़ों को अपना शिकार बनाया। 1983 और 1985 के बीच 8 और लोगों की जान चली गई। इनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी जोड़े थे। एकमात्र 2 लोग जो जोड़ा नहीं थे वे विल्हेम मेयर और जेन्स राउच थे, जो जर्मन छात्र थे। दोनों पुरुष थे, पर जेन्स के लंबे बालों के कारण पुलिस ने सोचा सीरियल किलर ने उन्हें कपल समझा। इन अपराधों के लिए कई डरावने लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहां तक कि दोषी भी ठहराया गया, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि सक्रिय सीरियल किलर अभी भी आजाद घूम रहा था जब उसने फिर से हमला किया। 1994 में एक व्यक्ति जिसका नाम पेट्री पासियानी था को दोषी ठहराया गया। पासियानी पहले भी हिंसा में शामिल था और दूसरे आदमी की हत्या के लिए जेल जा चुका था, लेकिन उसे सीरियल किलर के अपराधों से जोड़ने वाला एकमात्र सबूत एक बिना इस्तेमाल की गई गोली थी, जो उन्हीं गोलियों के जैसी थी जिनका इस्तेमाल किया गया था। बाद में इस फैसले को पलट दिया गया। पासियानी पर नया मुकदमा तय हुआ, लेकिन शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 2 लोगों को जिन्हें उनके साथी समझा गया मुकदमे में पेश किया गया। उन्हें 8 में से 4 अपराधों में दोषी पाया गया, लेकिन कई लोग इससे असहमत हैं। फ्लोरेस का राक्षस आधिकारिक रूप से अब भी एक अज्ञात सीरियल किलर बना हुआ है, जिसमें डरावने पंथों, ज़ोडियक किलर और अन्य डरावने लोगों तक को हैरान अपराध समुदाय द्वारा संभावित स्पष्टीकरण के रूप में सुझाया गया है। जुलाई 1993 में लंदन पुलिस ने एक संदिग्ध सीरियल किलर के शिकार और एक अज्ञात व्यक्ति जिसे अपराधी माना जा रहा था की सीसीटीवी तस्वीर जारी की। यही सबूत था जिसने आखिरकार कॉलिन आयरलैंड का पतन कर दिया। वे अपराध उस साल मार्च में शुरू हुए। पीटर वॉकर एक सफल वेस्ट एंड कोरियोग्राफी डायरेक्टर थे। वह समलैंगिक थे और अर्ल्स कोर्ट के कोलबर्न क्लब में जाते थे। यह पब समलैंगिक पुरुषों में लोकप्रिय था, जो पसंद दर्शाने के लिए रंग बिरंगे रूमाल पहनते थे। वॉकर के पास एक आदमी आया जिसने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। पीटर की लाश रजाई के नीचे मिली। बाद में अपराधी ने राष्ट्रीय अखबार को फोन कर अपराध की जिम्मेदारी ली, लेकिन पीटर के कुत्ते को अपार्टमेंट में फंसा छोड़ने पर पछतावा जताया। यह कॉल कॉलिन आयरलैंड की कई कॉल्स में पहली थी। आयरलैंड 29 साल का था, 2 बार तलाकशुदा था और उस समय बेरोजगार था। पिछले साल उसने तय किया था कि वह कोई नहीं है और नए साल पर उसने सीरियल किलर बनने का फैसला किया। उसकी एक पूर्व पत्नी के अनुसार उसे समलैंगिक पुरुषों से नफरत थी और वो उन्हें आसान शिकार मानता था।
वो खासतौर पर उन्हीं पुरुषों को निशाना बनाता था जो बंधने का विरोध करते थे। पीटर के बाद आयरलैंड ने अगले शिकार क्रिस्टोफर डन को बनाया, जो लाइब्रेरियन और कोलबर्न क्लब के सदस्य थे। ये अपराध और भी परेशान करने वाला था और आयरलैंड ने फिर प्रेस व पुलिस को अपने अपराध की जानकारी देकर उन्हें चिढ़ाया। अमेरिकी व्यवसायी पेरी ब्रैडली और नर्सिंग होम अटेंडेंट एंड्रयू कॉलियर भी शिकार बने। उनकी मौतों में 1 हफ्ते से कम का फासला था। चौथी वारदात के बाद ही पुलिस पैटर्न्स की पहचान कर पाई। हर वारदात के तरीके के अलावा पुलिस ने उनकी आखिरी लोकेशन कॉलर एंड क्लब बताई। उस समय ब्रिटिश पुलिस और समलैंगिक समुदाय के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शायद इसी वजह से कुछ समानताएं नज़रअंदाज कर दी गई। आखिरकार पुलिस ने समलैंगिक समुदाय को चेतावनी देने के लिए प्राइड इवेंट्स में पर्चे बांटे ताकि और जानकारी मिल सके। आयरलैंड से आई एक और कॉल ने भी उन्हें प्रेरित किया, जिसमें धमकी दी गई कि अगर उसे न पकड़ा गया तो वह हर हफ्ते हमला करेगा। आयरलैंड का आखिरी शिकार 15 जून को मिला था। हालांकि अपराध 3 दिन पहले हुआ था। इमैनुअल स्पिटेरी को आखिरी बार 12 जून को कॉलेराइन क्लब में देखा गया था। वह एक आदमी के साथ गए जिसकी पहचान भरे चेहरे, छोटे काले बाल और पीले दांतों से हुई। पुलिस ने इमैनुअल और संदिग्ध की ट्यूब स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज ढूंढी। आयरलैंड ने खुद को फोटो में पहचाना और बताया कि वह इमैनुअल के साथ अपार्टमेंट गए थे, लेकिन इमैनुअल को एक और व्यक्ति के साथ छोड़कर चले गए। पुलिस को एंड्रयू कॉलियर के घर में आयरलैंड के फिंगरप्रिंट मिले। उसने अपने अपराध कबूल किए और पुलिस को बताया कि वह मशहूर होना चाहता था। उसे 5 उम्र कैद मिली और बाकी जिंदगी जेल में बिताई। ओक्लाहोमा सिटी कसाई एक परेशान करने वाला कुख्यात सीरियल किलर है जिसे कभी पकड़ा नहीं गया, जिसने 1976 और 1986 के बीच 3 मूल अमेरिकी महिलाओं की जान ली थी। यह सीरियल किलर खास तौर पर विकृत था और ऐसा लगता था कि उसे पुलिस के साथ खेलना पसंद था, एक पागलपन भरे सच्चे अपराध रहस्य में जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। पहली लाश 1 अप्रैल 1976 को मिली थी, जब यूटिलिटी वर्कर्स का एक समूह कचरे से भरे एक सुनसान घर की जांच कर रहा था। एक ने पॉपकॉर्न बाल्टी गिराई, उसमें महिला का सिर मिला। जब उन्होंने पुलिस विभाग को फोन किया तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को लगा कि यह अपराध की कहानी अप्रैल फूल्स डे की शरारत है। जब वे घर की जांच करने गए तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक सच्चा मर्डर मिस्ट्री था। शुरुआत में उस महिला को गोरी, बेघर और 25 से 35 साल की उम्र के बीच का माना गया था। फोरेंसिक जांच में पता चला कि वह मूल अमेरिकी थी और उसकी उम्र 18 से 22 साल थी। उसके बाकी अवशेष उस सुनसान घर में टुकड़ों में पाए गए थे। सालों बाद जब लोगों की यादों से यह अपराध कहानी धीरे धीरे मिटने लगी थी, तभी 1969 में अप्रैल महीने में वह अज्ञात सीरियल किलर फिर से सक्रिय हो गया। एक और शव जो एक मूल अमेरिकी महिला का था मिला। एक कुत्ते ने बास्केटबॉल कोर्ट के पास एक गली में सिर खोज निकाला जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक अजीब लेकिन सच्ची बात यह थी कि उस महिला के गायब अवशेष कई ब्लॉकों में बिखरे हुए थे। सारे अवशेष ध्यान से धोए गए और कुछ को अखबार या भूरे कागज में लपेटा गया। पुलिस ने महिला की पहचान आर्ली बेल किलियन के रूप में की। फिर भी हत्यारा उसके अवशेष शहर में फेंकता और जांचकर्ताओं से खेलता रहा। ओक्लाहोमा सिटी के लोग सालों तक एक खतरनाक सीरियल किलर के खुलेआम घूमने के साथ जिए। ऐसा माना जाता था कि अपराधी एक स्थानीय व्यक्ति था जिसे शहर की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि उसने आर्ली के बिखरे हुए अवशेषों को छुपाने के लिए जिन जगहों को चुना था वे शहर के परिचित स्थान थे। 1986 में कुख्यात कसाई फिर सक्रिय हुआ और उसने दोबारा हमला किया। पहले की तरह अज्ञात सीरियल किलर ने 22 वर्षीय मार्सिया सैंडर्स की हत्या कर उसके अवशेष कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए बिखेर दिए। इन अपराध स्थलों के सुरागों में एक आदमी के बगीचे के पीछे की छोटी गली जैसी गुप्त जगहें भी थीं। सिर 1 हफ्ते बाद मिला। 1993 में इस मामले में एक छोटी सी प्रगति हुई जब पहली पीड़िता की पहचान
कैथी लिन सैकलफोर्ड के रूप में हुई, जो एक ऐसी महिला थी जिसकी फैमिली पिछले 17 सालों से उसकी तलाश कर रही थी जब वो घर से भाग गई थी। उसकी कजिन ने पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने माना कि ओक्लाहोमा की अज्ञात महिला वही लापता महिला थी। दुर्भाग्य से अज्ञात महिला का मामला तो सुलझ गया, लेकिन इससे वे रहस्यमय सीरियल किलर की पहचान के करीब नहीं पहुंचे, जो अब भी आजाद है। नंबर 20। 14 अक्टूबर 1986 को रे एलन टॉर्टोलॉट ने अपनी छोटी बेटी को आखिरी बार अलविदा कहा। दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी में जाने के बाद वह अचानक गायब हो गई। 6 महीने बाद रे का शव बीवर पकड़ने वालों को मिला। उसके साथ क्या हुआ और जिम्मेदार कौन था, ये अब भी रहस्य है। रे एक युवा मूल अमेरिकी महिला थी और दोस्तों व परिवार के अनुसार उन्हें अपनी मूल परंपराओं पर बहुत गर्व था और वे एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना थी। उन्होंने अपनी परदादी से सीखा हुनर अपनी बेटी को बड़े होने पर सिखाना चाहती थी। उस दिन जब रे गायब हुई, वो घर के पास 5 दोस्तों के साथ पार्टी में थीं। आधी रात को उन्होंने घर जाने की बात कही और किसी ने उन्हें लिफ्ट दी। वे लोग रे के घर गए, लेकिन वह कार से नहीं उतरी। वे कुछ देर इलाके में घूमकर पार्टी में लौट आए। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक किसी ने नहीं देखा कि रे फिर से पार्टी से कब निकली। FBI के अनुसार टोमो ओवरलुक के पास उन्हें 2 लोगों के साथ एक वाहन में आखिरी बार देखा गया था। जब रे घर नहीं लौटी तो उनके परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अगले दिन पुलिस से संपर्क किया। शुरुआत में उनकी गुमशुदगी को गंभीर नहीं समझा गया। सोचा गया कि वह कहीं पार्टी कर रही होंगी और कुछ दिनों में लौट आएंगी। खोज दलों में अधिकतर स्वयंसेवकों को फॉरेंसिक की ट्रेनिंग नहीं थी। ये साफ नहीं था कि रे मिलते तो क्या होता। 6 महीने बाद रे का शव मिला। रे की मौत कैसे हुई यह सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस का मानना है कि किसी ने उनकी जान ली थी। FBI इस मामले में शामिल हो गई और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश की कि रे की जान किसने ली थी। एक समय जांच एजेंसियों ने कहा कि उनके पास संदिग्ध है, पर गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। तब से कुछ सुराग मिले हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन उनमें से कोई भी FBI एजेंटों को यह पता लगाने के करीब नहीं ले जा सका कि रे के साथ क्या हुआ था। 2019 में $20,000 के इनाम के साथ जानकारी के लिए एक नई पहल शुरू की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि अब जब इतना समय बीत चुका है तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जिसे जवाब पता हो, लेकिन 2019 से अब तक कोई अपडेट नहीं आया है और यह मामला अभी भी अनसुलझा है। नंबर 19। 2019 की शुरुआत में अधिकारियों को हरक्यूलिस नामक एक सीरियल किलर का पता चला। 1 फरवरी 2019 को बांग्लादेश के ढाका के निवासी जाग रहे थे और अपना दिन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक भयानक खोज हुई। राहिब नामक एक व्यक्ति का शव, जिसे केवल राहिब के रूप में पहचाना गया, राहगीरों को एक कबार खाने में मिला। जांचकर्ताओं को उसकी गर्दन पर एक नोट मिला। ये हमले की सजा है, हमलावर सावधान रहें हरक्यूलिस। जिस हमले की बात की जा रही है वह 14 जनवरी 2019 को हुआ था, जब पीड़िता, जिसका नाम उजागर नहीं किया गया, अपनी दादी के घर जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लोगों ने उस पर हमला किया था। रहीब इस मामले में मुख्य संदिग्ध था और पुलिस उसके खिलाफ केस बना रही थी। कुछ दिनों बाद एक आदमी की लाश मिली, जिसकी पहचान सिर्फ रिप्पन के रूप में हुई, जो अमीन मॉडल टाउन के पास एक सुनसान इलाके में पाई गई थी। रहीब की तरह रिप्पन दी 18 साल की लड़की की हत्या में मुख्य संदिग्ध था, जिसकी लाश सावर के बाहर मिली थी। रिप्पन के गले में भी ऐसा ही नोट था, जिससे जांचकर्ताओं को लगा कि हरक्यूलिस जल्द रुकने वाला नहीं। कुल मिलाकर 3 घटनाओं को रहस्यमय हरक्यूलिस से जोड़ा गया है और ये तीनों ही आदमी हमलों और गंभीर अपराधों के संदिग्ध या वांछित थे। कुछ लोगों का मानना है कि हरक्यूलिस असल में कई लोगों का समूह है, शायद पुलिसकर्मी भी। एक व्यापक जांच की गई है, लेकिन 2023 तक भी पुलिस हरक्यूलिस को पकड़ने के करीब नहीं पहुंच पाई है। नंबर 18। जेफरी माइट एक खतरनाक अपराधी है, जिसे
रोड आइलैंड रिपर का उपनाम मिला। उसने 2002 और 2003 के बीच 3 महिलाओं की जान ली और 2 अन्य पर हमला किया जो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाईं। पहली पीड़िता महिला ऑड्री हैरिस थी। ऑड्री भी रीपर की अन्य पीड़िताओं की तरह सड़क पर काम करने वाली सेक्स वर्कर थी। बाकी पीड़िताओं की तरह उसकी कमी भी किसी को महसूस नहीं होती। 9 फरवरी 2003 को उसने अपनी मां को अलविदा कहा और बताया कि वह उसी दिन बाद में उनसे मिलने आएगी। मुलाकात नहीं हुई और ऑड्री की मां ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट कराई। ऐसा लगा कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसी पेशे की एक और महिला जेन स्मिथ पर भी हमला हुआ था। पुलिस को शक था कि ऑड्री भी उसी हमलावर की शिकार हो सकती है। फिर उस आदमी ने क्रिस्टीन डुमोंट नाम की महिला पर हमला किया जो बच गई। उस व्यक्ति का नाम टिमोथी स्कैनलन था। स्कैनलन पर मुकदमा शुरू होने से पहले ही क्रिस्टीन मई 2004 में गायब हो गई। स्कैनलन को स्मिथ पर हमले का दोषी पाया गया, लेकिन लापता महिलाओं से उसका संबंध नहीं मिला। जुलाई 2004 में उसी पेशे की एक तीसरी महिला भी गायब हो गई। स्टेसी गुल्लेट की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके बॉयफ्रेंड ने कराई थी। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर महिला पुलिसकर्मी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रिपर ने जाल में फंसने से इनकार कर दिया। ये मामला तभी खुला जब एक रहस्यमय गुमनाम कॉल आई। कॉल करने वाला एक पुरुष था जिसने उन्हें जोसलिन मार्टिन से बात करने के लिए कहा। जोसलिन ने पुलिस को बताया कि एक ग्राहक ने उस पर हमला किया। वह उसे घर ले गया और पीछे से हमला किया। उसने मुकाबला किया और किसी तरह भागने में कामयाब रही। अपने करियर के कारण वह पुलिस नहीं गई थी, लेकिन अब उसने रिपर का पता ठिकाना लगाने के लिए सारी जानकारी दे दी। पुलिस को पता चला कि उसी पते पर एक और महिला पर भी हमला हुआ था और वह बच गई। वहां रहने वाला आदमी जेफरी माइट था। शुरुआत में उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके बाथरूम में एक डरावना दृश्य सामने आया। यहीं पर उसने शवों को ठिकाने लगाया था। माइट ने ऑड्री, क्रिस्टीन व स्टेसी की हत्या कबूल की थी। उसने उनके अवशेषों को बाथटब में निपटाया, उन्हें कचरे के बैग में डाला और फिर उन अवशेषों को व्यावसायिक परिसरों के कूड़ेदानों में फेंक दिया। एक लैंडफिल की तलाशी में स्टेसी के अवशेष मिले, लेकिन बाकी 2 पीड़ितों का कभी पता नहीं चला। नंबर 17। ट्यूब सोक हत्याकांड के मामले को एक अज्ञात सीरियल किलर का काम माना जाता है, जिसने मिनरल, वॉशिंगटन में कम से कम 4 लोगों की जान ली थी और शायद कुछ और लोगों की भी। अगस्त 1985 में स्टीफन हार्किंस और रूथ कूपर टाकोमा के एक व्यावसायिक स्कूल में काम करते थे और गर्मी की छुट्टियों पर थे। उन्होंने ट्यूल लेक पर सप्ताहांत में कैंपिंग के लिए जाने का फैसला किया, बिना जाने कि वहां एक सक्रिय सीरियल किलर घूम रहा था। अगले सोमवार को स्टीफन और रूथ के काम न आने पर 2 दिन बाद उन्हें लापता घोषित किया गया, जब वे आखिरी बार जीवित देखे गए थे। हाइकर्स को स्टीफन का शव अंततः उसके स्लीपिंग बैग में मिला। उनका मृत कुत्ता भी कैंपसाइट पर मिला, लेकिन रूथ अब भी लापता व्यक्ति के रूप में दर्ज थी। क्राइम सीन जांचकर्ताओं को कई वजहों से नहीं लगा कि रूथ इस अनसुलझी हत्या की दोषी थी। उस समय कुख्यात सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी पकड़ से बाहर था। सक्रिय रहते हुए वह अक्सर जोड़ों पर वार करता, पुरुषों को जल्दी मार देता और फिर महिलाओं को मारने में ज्यादा वक्त लगाता था। जांचकर्ताओं को नहीं लगा कि कैलिफोर्निया का सीरियल किलर वॉशिंगटन मामले का जिम्मेदार है, लेकिन उस समय यह एक वास्तविक संभावना थी कि कोई डरावना व्यक्ति उससे प्रेरित हो जाए। रूथ के अवशेष 2 महीने बाद आधा मील दूर मिले थे। उसके गले में ट्यूब सॉक थी, पर जासूसों ने पाया कि उसकी मौत का कारण यह नहीं था। कुछ महीनों बाद माइकल राइमर, डायना रॉबर्टसन और बेटी ने कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाई। कहानी के अनुसार 12 दिसंबर को जब जोड़े को आखिरी बार देखा गया, उनकी बेटी केमार्ट पार्किंग में अकेली मिली थी। वह अधिकारियों को न तो घटना बता पाई, न ही माता पिता का पता। डायना के बारे में पूछने पर
बेटी ने कहा, माँ पेड़ों में है। इलाके की तलाशी में कुछ नहीं मिला जब तक फरवरी में डायना का शव माइक की पिकअप ट्रक के पास नहीं मिला। सीरियल किलर ने धारदार हथियार का इस्तेमाल 17 बार किया था। रूथ की तरह उसकी सांस रोकने के लिए ट्यूब सॉक का उपयोग हुआ। इस बीच माइक कहीं भी नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने रूथ के साथ उसकी मारपीट और आपराधिक इतिहास को नोट किया और अनुमान लगाया कि वह इस अपराध में सीरियल किलर था। जासूसों के लिए ट्यूब सॉक एक बड़ा संयोग है जिससे शक होता है कि अपराध जुड़े हैं। माइक के साथ दशकों तक क्या हुआ, यह रहस्य ही रहा। 2011 तक माइक के अवशेष नहीं मिले थे, जब तक कि पुलिस ने उन्हें उसी जगह के पास नहीं पाया जहां दशकों पहले डायना मिली थी। ये पता लगाना मुश्किल था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। आखिरी शव मिलने के बाद भी जांचकर्ता इस हत्या की गुत्थी सुलझा नहीं पाए हैं। जासूस अभी तय नहीं कर पाए हैं कि माइक को किसी अज्ञात सीरियल किलर ने मारा या उसने डायना की हत्या के बाद खुदकुशी की। नंबर 16। अज्ञात व्यक्ति द्वारा वर्जीनिया राज्य पुलिस अधिकारी जॉनी बोमन पर हमला किए जाने के 37 साल से भी अधिक समय बाद उनका FBI मामला अब भी अनसुलझा है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल है और 1980 के दशक से अब तक बहुत कम प्रगति सार्वजनिक की गई है। जॉनी पर हमला अगस्त की एक गर्म रात में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ घर पर था जिसमें उसकी बेटी, भाई और भाभी थे। सुबह करीब 4:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉनी दरवाजा खोलने गया तो सामने वाले ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस पर 40 से ज्यादा वार किए गए। जॉनी निहत्था था, फिर भी उसने मुकाबला करने की कोशिश की। आश्चर्यजनक हमले के बाद अपराधी भाग गया और भेष के लिए इस्तेमाल किए गए चश्मा, विग व हार्ड हैट छोड़ गया। हमला शुरू होते ही लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जॉनी बच नहीं पाया। इतने सालों बाद भी ये वर्जीनिया राज्य पुलिस के एक अधिकारी की हत्या का एकमात्र अनसुलझा मामला बना रहा। हालांकि जॉनी ड्यूटी पर नहीं था, फिर भी अपराध को ड्यूटी से जुड़ा हमला मानकर FBI शामिल हो गई। हमले की क्रूरता को देखते हुए ऐसा लगता था कि यह निजी दुश्मनी से जुड़ा अपराध था। कोई जॉनी को जानता था और नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। चूंकि वह एक स्टेट ट्रूपर था, इसलिए यह समझ में आता अगर अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति होता जो जॉनी की वजह से जेल गया हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार हो जो पहले ही कानून के खिलाफ जा चुका हो। इस मामले में नामित एकमात्र संदिग्ध कभी सजा याफ्ता अपराधी नहीं था, वह एक और पुलिस अधिकारी था। पेरी वॉरेल जॉनी के करीबी दोस्त और स्टेट ट्रूपर थे। अपराध के तुरंत बाद उन्हें बिना वेतन छुट्टी पर भेजा गया और फिर एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से अपंग हो गए। वॉरेल ने वकील के जरिए कहा कि उनका अपराध से कोई संबंध नहीं और जॉनी की जान लेने का कोई मकसद नहीं था। वॉरेल क्यों संदिग्ध थे, यह स्पष्ट नहीं हुआ। अगर अपराधी जॉनी का करीबी दोस्त था तो समझ आता है कि उसने इतनी देर रात बिना हथियार दरवाजा क्यों खोला। उनकी बेटी, जो अब पुलिस में है, ने कहा कि यह उनके लिए असामान्य था, लेकिन विग और हार्ड हैट से लगता है कि अपराधी पहचान छुपा रहा था। अगर उन्होंने इतनी रात को किसी को इतनी अजीब पोशाक में देखा होता तो यह अजीब है कि वह बिना हथियार के होते। वॉरेल पर कभी अपराध का आरोप नहीं लगा और यह मामला आज भी अनसुलझा है। FBI ने अपराध के सुलझने में मदद करने वाली जानकारी के लिए $50,000 तक का इनाम रखा है। जानकारी FBI को 1-800-225, 5,324 पर और वर्जीनिया स्टेट पुलिस को 703, 803, 2,676 पर दी जा सकती है। नंबर 15। 8 अप्रैल 1992 26 वर्षीय रॉबिन फोल्डहावर के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। रॉबिन इंडियानापोलिस के एक पैलेस शू स्टोर में काम करती थी और उन्हें तब बुलाया गया जब उनकी सहयोगी बीमार हो गई। रॉबिन ने यूनिफॉर्म पहनी और दोपहर की शिफ्ट के लिए दुकान गई। रॉबिन के काम करते समय एक अजनबी दुकान में आया। शुरुआत में रॉबिन ने उसे ग्राहक समझा, लेकिन पास आने पर देखा कि उसके हाथ में कुछ है। पल भर में रॉबिन की जिंदगी खत्म हुई और वो रहस्यमय आदमी दुकान छोड़ गया। कुछ घंटे बाद रॉबिन का शव मिला।
और इंडियानापोलिस पुलिस जांच के लिए पहुंची। कुछ दिन बाद 11 अप्रैल 1992 को 23 वर्षीय पैट्रिशिया स्मिथ और 32 वर्षीय पैट्रिशिया मेजर्स का सामना उसी अजीब आदमी से हुआ जो उनके द्वारा संचालित ब्राइडल शॉप में विचिटा, कंसास में आया था। कई इसी तरह के अपराध कंसास, मिसौरी और इंडियाना में सामने आने लगे। अपराधी हमेशा वही तरीका अपनाता था। वो ऐसी दुकान चुनता जहां अकेली महिला काम कर रही हो और आसपास ग्राहक ना हो। अजीब था कि हमलावर शिकार से कुछ नहीं कहता था। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, वो बिना किसी को सतर्क किए आराम से वहां से चला गया। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही समझ लिया कि ये सभी अपराध 77 के पास के इलाकों में ही हुए थे। तब अनुमान लगाया गया कि हत्यारा एक 70 के आसपास घूमकर शिकार ढूंढ रहा था। इससे उसे I-70 किलर का नाम मिला, जो आज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। 40 वर्षीय माइकल मैक्काउन 70 किलर के एकमात्र पुरुष शिकार थे जिन पर इंडियाना में उनके कार्यस्थल पर हमला हुआ। अधिकारियों के मुताबिक भाई 70 सीरियल किलर ने माइकल को उसके लंबे बालों के कारण पीछे से देखने पर महिला समझ लिया। कम से कम 6 अपराध बस 70 किलर से जुड़े हैं, लेकिन कई जांचकर्ता मानते हैं कि उसने 1992 के बाद भी हत्याएं जारी रखीं। I-70 हाईवे यूटा, कोलोराडो, कॉन्सास, मिजोरी, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया से होकर गुजरता है, जिसका मतलब है कि उसके शिकार इन सभी राज्यों में हो सकते हैं। राज्यों भर की पुलिस ने ऊपर 70 किलर को पकड़ने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे सेंट चार्ल्स पुलिस डिपार्टमेंट से 63694933000 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। नंबर 14। 2010 में डकैतियों की एक श्रृंखला में 4 लोग मारे गए। अपराधी आखिरी शिकार का ATM कार्ड इस्तेमाल करते पकड़ा गया। 2010 में दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तार होने से पहले जॉन वेस्ली यूल का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा था। अपराधों में सशस्त्र डकैती, सेंधमारी और चेक जालसाजी जैसी विभिन्न वारदातें शामिल थीं। उसका नया अपराध होम डिपो में सामानों के दाम के टैग बदलना था। कैलिफोर्निया में रहते हुए यूल को 3 स्ट्राइक नियम के तहत 2 बार दोषी ठहराए जाने के बाद किसी भी गंभीर अपराध के लिए उम्र कैद की सजा दी जा सकती थी। हालांकि लॉस एंजलिस में यह नियम तभी लागू होता था जब तीसरा अपराध हिंसक हो। यूल 3 स्ट्राइक नियम के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए एक टीवी शो में भी हिस्सा लिया था। यूल को होम डिपो अपराध में 32 महीने की सजा मिली थी, पर उनकी सर्जरी के चलते इसे टाल दिया गया। यूल ने उस समय का इस्तेमाल और भी ज्यादा हिंसक अपराध करने के लिए किया। उनका पहला शिकार 80 साल की हन्ना मर्कोस थी। मर्कोस के घर में घुसने पर यूल हन्ना से मिला। यूल ने भागने की बजाय बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अगले दिन हन्ना का शव परिवार ने पाया। कुछ हफ्ते बाद यूल ने अपनी गली में रहने वाली डेनिस रॉबर्ट्स की हत्या कर दी। उसे अपने घर के पास अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने 53 वर्षीय महिला को बांधकर उसकी हत्या की और घर लूट लिया। सिर्फ 9 दिन बाद लिमोन और रॉबिन टर्नी पर हमला किया गया। यूल ने एक यूटिलिटी वर्कर का रूप धारण किया ताकि वो उनके घर में घुस सके और फिर उस जोड़े पर हमला किया। उन्हें बांध दिया गया था। फिर यूल ने उनकी जान ले ली। दुर्भाग्यवश उनके शवों को कुछ दिनों बाद ही खोजा गया, जब चिंतित परिवार के सदस्यों ने पुलिस से वेलफेयर चेक करने का अनुरोध किया। अपराध की जांच कर रही पुलिस तब हैरान रह गई जब रॉबिन का कार्ड एक ATM पर इस्तेमाल किया गया। मशीन के कैमरों ने अपराधी की तस्वीर ली, जो पुलिस के लिए पहचाना चेहरा था। यूएल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसने डकैती में चुराई चीजें गिरवी की दुकानों में बेची, जिससे उसका पहले की 2 डकैतियों से संबंध स्पष्ट हो गया। उसने इन अपराधों के लिए कोई विरोध नहीं किया और अब वह अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताएगा। नंबर 13। मॉन्स्टरलैंड किलर एक कुख्यात सीरियल किलर था, जिसने 1970 के दशक में जर्मनी के मॉन्स्टरलैंड क्षेत्र में 4 महिलाओं की जान ली थी। जानकारी देने पर इनाम घोषित होने और सीरियल किलर का DNA रिकॉर्ड में होने के बावजूद उसे कभी भी
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ा नहीं जा सका। उसके सभी अनसुलझे मामलों में 18 से 23 वर्ष की पतली काले बालों वाली युवा महिलाएं शामिल थी। हर कोई उस अज्ञात सीरियल किलर की कार में बैठने के बाद अप्रत्याशित अंत से मिला। एडेल्ट्राउड वॉन बॉक्सेल एक सड़क पर काम करने वाली महिला थी जिसे 21 नवंबर 1971 की शाम चमकीली वॉक्सवैगन कार में बैठते देखा गया था। गवाह, जो खुद भी सड़क पर काम करती थी, ने सोचा कि उसे कोई ग्राहक मिल गया है। कुछ घंटे बाद एक हैरान किसान को एक कच्ची सड़क पर एडेल्ट्राउड का शव मिला। कई महीने बीत गए। फिर मई 1972 में बारबरा स्टॉर्म नाम की एक महिला क्लब से निकलने के बाद गायब हो गई। माना जाता है कि यह म्यून्स्टरलैंड किलर के हाथों हुआ। कुछ समय बाद सीरियल किलर ने फिर वार किया। मार्लिस हेमर्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिफ्ट ले रही थी जब वे एक अनसुलझे सच्चे अपराध रहस्य में फंस गईं। दोनों ने सोचा अकेले लिफ्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए अलग हो गए। बाद में बॉयफ्रेंड ने मार्लिस को गहरे हरे रंग की कार की पैसेंजर सीट पर थोड़ी देर के लिए देखा। जब उसने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया तो मार्लिस ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब मार्लिस तय की गई जगह पर नहीं पहुंची तो उसे लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया गया। आखिरी निशाना 22 साल की एरिका कुंज थी, जो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से लौटते वक्त लिफ्ट ले रही थी। तभी सीरियल किलर ने उस पर हमला किया। अपराध रिपोर्टों के मुताबिक बाद में सड़क पर धीरे धीरे चलती एक ग्रे मर्सिडीज दिखी जो जंगल में जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद एरिका की लाश वहीं मिली जहां मर्सिडीज धीरे धीरे गुजरती दिखी थी। 4 भयानक अपराधों के बाद मॉन्स्टरलैंड किलर ने शायद अपनी गतिविधियां बंद कर दी और बस अचानक गायब हो गया। क्राइम सीन जांचकर्ताओं ने तीनों अनसुलझे मामलों को इसलिए जोड़ा क्योंकि सभी लाशें एक ही जगह फेंकी गई थीं। फॉरेंसिक जांचकर्ताओं को बारबरा के नाखूनों के नीचे सीरियल किलर का डीएनए मिला जब वह अपनी जान के लिए लड़ रही थी, और 1990 के दशक में किसी समय अपराध स्थल पर मिला डीएनए एक संभावित संदिग्ध से मिलाया गया। फॉरेंसिक जांच के नतीजों से पता चला कि उनका संदिग्ध जिम्मेदार अपराधी नहीं था और यह अनसुलझा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तब से इस ठंडे बस्ते के मामले की फाइलें कई बार फिर से खोली गईं, लेकिन इस रहस्यमय सीरियल किलर का कोई मेल कभी नहीं मिला। नंबर 12। एफबीआई जिन अपराधों की जांच करती है उनमें कला चोरी भी शामिल है। कुछ अपराध दुनिया भर में कुख्यात है और कई कला चोरियां संगठित अपराध से जुड़ी मानी जाती हैं। 2016 में स्प्रिंगफील्ड मिसौरी के एक छोटे से संग्रहालय को इन अपराधों में से एक का शिकार होना पड़ा। संग्रहालय लगभग 1 घंटे से खुला था जब कर्मचारियों ने महसूस किया कि कई कलाकृतियां गायब हैं। 1985 में एंडी वारहोल की एक प्रिंट्स श्रृंखला स्प्रिंगफील्ड आर्ट म्यूजियम को दान की गई। ये प्रसिद्ध कलाकार की मूल पेंटिंग्स नहीं थी, फिर भी हर एक की कीमत लगभग 30,000 थी। 10 प्रिंट्स का संग्रह अपराध के समय स्प्रेटलिन गैलरी में लगाया गया था। 7 अप्रैल की सुबह एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि गैलरी से 10 में से 7 प्रिंट्स गायब है। उसने सोचा उन्हें आधिकारिक वजह से उतारा गया है। कुछ ही देर बाद एक और गार्ड ने देखा कि आंगन की ओर जाने वाले दरवाजों में से एक में कुछ अजीब है। दरवाजे के ताले में पेड़ की छाल फंसी हुई थी, जिससे कोई भी बाहर से दरवाजा खोल सकता था, भले ही वह अंदर से सुरक्षित लगे। सुबह करीब 10 बजे गैलरी कर्मियों ने देखा कि पेंटिंग्स स्टोरेज में नहीं हैं, वे चोरी हो चुकी थीं। गैलरी खाली कराई गई, लेकिन लोग पहले से आ जा रहे थे, जिससे कुछ सबूतों में छेड़छाड़ संभव है। सुरक्षा कैमरों ने सुबह 12:20 बजे के आसपास एक व्यक्ति को म्यूजियम में चुपके से घुसते रिकॉर्ड किया। इतना अंधेरा था कि जांचकर्ता तय नहीं कर पाए कि अपराध किसी एक ने किया या कई लोगों ने मिलकर। जो भी था, उसने सड़क से आंगन की ओर जाने वाले गेट को पार किया, फिर उस दरवाजे से होकर गया जिसमें छेड़छाड़ की गई थी और सीधे स्प्रैटलिन गैलरी में वॉरहोल प्रिंट्स के लिए पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने 10 में से 7 प्रिंट्स ले लिए और बाकी वही छोड़ दिए। जांचकर्ताओं ने अपराध स्थल से लेटेंट प्रिंट्स लिए क्योंकि दरवाजा खुला रखने के लिए मल्च और एक एग्जिट साइन का इस्तेमाल हुआ था।
अब तक कोई संदिग्ध पहचाना नहीं गया है। कुछ सूत्रों के अनुसार अपराध से ठीक पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। जैसे एक ठेकेदार ने अपनी एक्सेस की खो दी थी, लेकिन जैसे ही म्यूजियम के स्टाफ ने उससे खोई हुई चाबी के बारे में पूछा, उसे वो चाबी एक डंपस्टर के नीचे मिल गई। ये स्पष्ट नहीं है कि FBI और पुलिस इसे अंदरूनी साजिश मानती है या नहीं। कला की बरामदगी से जुड़ी जानकारी देने पर $25,000 का इनाम रखा गया है और FBI के स्प्रिंगफील्ड कार्यालय से सीधे 4178823303 पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर 11, हाईवे ऑफ टीयर्स। हाईवे 16 को कहा जाता है, जो 725 किलोमीटर लंबी सड़क है और ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में प्रिंस जॉर्ज से प्रिंस रूपर्ट तक जाती है। जहां यह सड़क प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, वहीं यह हाईवे एक काला रहस्य भी छुपाए हुए है। 1970 के दशक से अब तक दर्जनों महिलाएं, जिनमें अधिकतर आदिवासी थी, लापता या मारी जा चुकी है। क्योंकि अधिकतर पीड़ित महिलाएं आदिवासी थी, RCMP, स्थानीय पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने इस महामारी पर बहुत कम ध्यान दिया। पीड़ितों के परिवारों को अपने मामलों को गंभीरता से लिए जाने और उन्हें उचित जांच और न्याय दिलाने में दशकों लग गए। विभिन्न स्रोत अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन माना जाता है कि कम से कम 20 से अधिक महिलाएं या तो हाईवे ऑफ टीयर्स से गायब हो गई हैं या अपनी जान गंवा चुकी है। हालांकि वास्तविक संख्या सैकड़ों में हो सकती है। ये हाईवे कई आदिवासी समुदायों से गुजरता है, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ गरीबी अधिक होने से कई महिलाएं स्कूल, काम या डॉक्टर के पास लिफ्ट लेने को मजबूर हैं। 22 साल की तमारा लिन चिपमैन उन महिलाओं में हैं जो हाईवे ऑफ टीयर्स के किनारे गायब हुई। तमारा को 21 सितंबर 2005 को प्रिंस रूपर्ट के हाईवे 16 पर टेरेस जाने के लिए लिफ्ट मांगते देखा गया था। कई गवाहों ने तमारा को सड़क किनारे खड़े देखा, पर किसी ने नहीं देखा कि वह किसके साथ गई। कुछ हफ्तों बाद जब उसके बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ और किराया भी बाकी था, तो परिवार को शक हुआ। उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस और RCMP को दी, लेकिन शुरू से ही उनका रवैया तमारा और मामले को लेकर निराशाजनक था। तमारा पहले लिफ्ट लेकर सफ़र करती और सड़कों पर काम करती थी, लेकिन अब काफ़ी समय से ऐसा नहीं किया। प्रेस और ऑनलाइन लोग तुरंत उसे बदनाम करने लगे और लापता लिफ्ट लेने वाली के लिए कम सहानुभूति दिखी। तमारा की कई बार तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग कभी नहीं मिला। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गायबियां और अपराध किसी एक या कई सीरियल किलर द्वारा इस इलाके का फायदा उठाकर किए गए हैं। RCMP ने 2005 में प्रोजेक्ट ई पाना शुरू किया था ताकि इन मामलों की गहराई से जांच की जा सके, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोजेक्ट ई पाना आदिवासी कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार अपने प्रियजनों की तलाश और दोषियों को सजा दिलाने की मांग जारी रखते हैं। नंबर 10, इरीना गैदमाचुक को दोस्त और पड़ोसी एक प्यारी मां मानते थे, जो बेटी के स्कूल में मदद करती थी। उसके पति जानते थे कि उसे शराब की लत है, पर समझ नहीं पाए कि वह एक ड्रिंक के लिए कितनी दूर जा सकती है। गैदमाचुक का जन्म सोवियत संघ में हुआ और बाद में वह यूरी से मिली और उससे शादी की। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन गैदमाचुक को पहले से शराब की समस्या थी। यह समस्या इतनी बढ़ी कि यूरी ने उनके पैसों तक पहुंच रोक दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो सब वोडका पर खर्च कर देंगी। इसके बावजूद वह शराब पाने के तरीके ढूंढती रहीं और साथ ही एक आम मां की छवि बनाए रखी। 2000 के दशक में उस इलाके की बुजुर्ग महिलाएं डर में जी रही थी। ये अपराध जून 2002 में शुरू हुआ था। एक बुजुर्ग महिला घर में गंभीर सिर की चोटों के साथ मिली। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़ा मारा गया हो। उसके पर्स से $25 से कम पैसे चुराए गए थे। अगले 8 वर्षों में 17 और महिलाएं इस खतरनाक अपराधी का शिकार बनेंगी। शुरुआत में पुलिस को लगा वे किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। अपराध इतने हिंसक थे कि यही एकमात्र विकल्प था। लेकिन यह सच नहीं निकला जब एक पीड़ित रूस के तथाकथित राक्षस से बच निकला। वृद्ध महिला अपार्टमेंट के फर्श पर गंभीर सिर की चोट के साथ मिली।
उसका अपार्टमेंट बुरी तरह बर्बाद था, पर सिर्फ थोड़े पैसे लिए गए। अस्पताल में उसने पुलिस को बताया कि हमलावर एक महिला थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और हमला करने वाला महिला के कपड़े पहने एक आदमी है, लेकिन पीड़िता बार बार यही कहती रही और अंत में उस पर विश्वास हुआ। अब पुलिस एक महिला की तलाश में थी। हजारों से पूछताछ हुई और मरीना वलीवा नामक महिला गिरफ्तार हुई। मरीना ने पुलिस दबाव में अपराध कबूल किए, फिर भी हमले जारी रहे। 17वीं महिला की मौत के बाद ही पुलिस ने असली अपराधी की पहचान की। आखिरी शिकार 81 वर्षीय महिला अलेक्जेंड्रा थी। पड़ोसियों ने उस महिला को देखा था जो अलेक्जेंड्रा का फ्लैट सजाने आई थी, और अलेक्जेंड्रा का शव मिलने पर पुलिस को उसका हुलिया बताया। पुलिस द्वारा स्केच जारी होने के 5 दिन बाद गैद माचुक की पहचान अपराधी के रूप में हुई। उसने शुरू में कबूल किया और पुलिस को बताया कि उसने अपने पीड़ितों की जान इसलिए ली ताकि उसे शराब के लिए पैसे मिल सके। कोर्ट में उसने अपराध से इनकार किया, फिर भी दोषी साबित हुआ। उसे सिर्फ 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। नंबर 9। 1960 के दशक के दौरान सक्रिय जैक द स्ट्रिपर सबसे दुष्ट सीरियल किलरों में से एक था जिसे कभी पकड़ा नहीं गया। जैक द रिपर की तरह जो ज्यादा प्रसिद्ध था, ये कम कुख्यात व्यक्ति भी लंदन में शिकार करता था और उसी तरह की महिलाओं को चुनता था, यानी सड़क पर काम करने वाली महिलाओं को। फरवरी 1964 की बात है जब हन्ना टेलफोर्ड का शव थेम्स नदी के किनारे लंदन कोरिंथियन सेलिंग क्लब के क्लब हाउस के पास हैमर स्मिथ ब्रिज के ठीक पश्चिम में मिला था। उस पागल सीरियल किलर ने उसके अंतःवस्त्र निकालकर उन्हें उसके मुंह में ठूस दिया था। अगले 12 महीनों में उस डरावने व्यक्ति ने 5 और शव पीछे छोड़ दिए। 4 शव सड़कों गलियों में और एक स्टोरेज शेड में मिला। उनके कपड़े गायब थे, इसी कारण उस सीरियल किलर का उपनाम पड़ा और सभी को ऑक्सीजन से वंचित किया गया। इस प्रसिद्ध मर्डर मिस्ट्री ने ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा मानव शिकार शुरू किया। अपराध जांचकर्ताओं की चाहत थी कि ये मर्डर केस सुलझे और सीरियल किलर पकड़ा जाए, ठीक 2 शताब्दी पहले के कुख्यात जैक द रिपर के उलट। पुलिस ने हजारों अपराधी संदिग्धों से पूछताछ की और आखिरकार अपने संदिग्धों की सूची को सिर्फ 3 डरावने लोगों तक सीमित कर दिया। जब अपराध जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने संदिग्धों की सूची सीमित कर दी है, तो ये अनसुलझे मर्डर मिस्ट्री केस रहस्यमय तरीके से रुक गए। संयोग से इसी समय के आसपास संदिग्धों में से एक, जिसका नाम मोंडो आयरलैंड था, ने अपनी जान ले ली। कई अनसुलझे मर्डर केसों में एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को वही अजीब रंग के छींटे बिखरे हुए मिले। यह सुराग हेरॉन ट्रेडिंग एस्टेट की एक वाहन स्प्रे शॉप से जुड़ा था, जो शव मिलने की जगह के पास ही थी। मोंडो आयरलैंड भी उसी एस्टेट से जुड़ा था। उसे कई सालों तक कुख्यात सीरियल किलर होने का संदेह था, लेकिन बाद में पता चला कि अपराधों में से कुछ के समय वो स्कॉटलैंड में था। इस तरह असली रहस्य अनसुलझा ही रह गया। अन्य संदिग्धों में बॉक्सर फ्रीडे मिल्स और हैरोल्ड जोन्स थे। कुछ सच्चे अपराध समुदाय के लोगों का मानना है कि ये अपराध एक नहीं बल्कि कई डरावने लोगों ने मिलकर किए थे, जो सहयोग कर रहे थे और कभी पकड़े नहीं गए। नंबर 8। 2020 में FBI ने घोषणा की कि वो मैरी स्पार्क से जुड़े कोल्ड केस को फिर से खोल रही है, जो 1975 से अनसुलझा है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की युवा ग्रेजुएट की हत्या हुई थी और 45 साल बाद भी उसका परिवार जवाब ढूंढ रहा है। मैरी, जिन्हें आमतौर पर मोल्ली के नाम से जाना जाता था, 1975 में 21 साल की थी। उन्होंने हाल ही में विश्वविद्यालय से स्नातक किया और अपने नए जीवन को लेकर उत्साहित थीं। उनकी योजना यूरोप यात्रा करने और पुराने दोस्तों से मिलने की थी, लेकिन 23 जुलाई 1975 को वे अपने घर के पास रहने वाले दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित थी। FBI फाइल के अनुसार मोल्ली महिला रग्बी टीम में थी और उस शाम वह एक स्थानीय बार में टीम के कुछ साथियों से मिलने वाली थी। जिस बार की बात हो रही है वह रोजास कैंटीना नालो डोनट्स थी, जहां अक्सर छात्र, युवा पेशेवर और बैंडिडोस मोटरसाइकिल ग्रुप के सदस्य आते थे।
जिस रात की बात हो रही है उस दिन वहां क्वार्टर टकीला शॉट्स की रात थी और स्थानीय बैंड परफॉर्म कर रहा था। सस्ते ड्रिंक्स के कारण वहां भीड़ रही होगी, जबकि मॉली खुद ज्यादा नहीं पीती थी। उसने सफर के लिए पिता की सफेद नीली ग्रैंड टोरिनो कार उधार ली। अगर उसने परिवार को मिलने वाले दोस्तों के नाम बताए भी तो वह जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी। बार में क्या हुआ इसके बारे में भी कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जाता है कि वो रात 9 से 11 बजे के बीच बार में थी। रग्बी टीम के कुछ सदस्यों ने बताया कि वे रोसास कैंटीना में थे, पर किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। एक बार मोल्ली वहां से गई, पर वह घर नहीं पहुंची। उस रात उसके घर न लौटने पर माता पिता चिंतित हो गए। अगली सुबह उसके पिता उसे खोजने निकले। उसकी कार उसी पार्किंग में खड़ी थी जहां मोल्ली ने उसे छोड़ा था, लेकिन उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। मोल्ली ज्यादा समय तक लापता नहीं रही। उसी दिन बाद में उसका शव बार से ज्यादा दूर नहीं एक नाले में मिला। उसे किसी कुंद वस्तु से घाव लगे थे और अब जीवित नहीं थी। बरसात के कारण पुलिस अपराध स्थल से ज्यादा सबूत जुटा नहीं सकी। कोई पैरों के निशान नहीं थे। शुरू में जांच भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और एक समय पर कागजी फाइल भी गायब हो गई थी। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सालों में बहुत कम सुराग मिले हैं। एफबीआई ने जानकारी के लिए अपील की है और मानती है कि जिम्मेदार लोग अभी भी समुदाय में हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि समय और नई तकनीक की मदद से वे मामला सुलझा सकते हैं। नंबर 7। जुलाई 2007 ब्राजीलियनों के लिए आतंक और डर के एक दौर की शुरुआत का संकेत देगा। कुछ दिन पहले सैकड़ों लोग प्राइड मंथ मनाने सड़कों पर मार्च कर रहे थे। तभी अकल्पनीय घटना हुई। आज तक ब्राजीलियाई पुलिस सीरियल किलर रेनबो मैनियक को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 4 जुलाई को 32 वर्षीय जोसे एनरिके पेट्रोपोलिस पार्क में दाखिल हुए, इस बात से अनजान कि वे कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। ब्राजील में स्थित पेट्रोपोलिस पार्क समलैंगिक पुरुषों, खासकर अपनी पहचान छिपाकर रखने वाले पुरुषों की मशहूर मिलने जुलने की जगह है। इस पार्क में दर्जनों पुरुष मुलाकातों या एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए आते जाते रहते थे। एक दोपहर लोग पार्क में टहल रहे थे जब उन्हें 32 वर्षीय जोसे का शव मिला। उसके सिर पर कई घाव थे और वह नग्न था। अपराधी ने उसकी पैंट घुटनों के पास लपेट दी थी ताकि उसे अपमानित किया जा सके। जोसे की मौत की खबर सुनकर स्थानीय लोग डर गए। जो लोग मुलाकात के लिए मिलते थे वे अब साथ में जाने लगे और अतिरिक्त सावधानियां बरतने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सावधानियां उन्हें रेनबो मैनियक से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 2 साल तक ब्राजीलियाई एलजीबीटीक्यू समुदाय निशाना बना रहा और शहर डर के साये में डूब गया। रेनबो मैनियक ने कुल 13 पुरुषों की हत्या की, जिनमें 12 को सिर में गोली मारी गई थी। तरीका वही था और अधिकतर लाशें पेट्रोस पार्क में मिली। एक टास्क फोर्स बनी और कई अधिकारी दिन रात केस पर लगे रहे। जांच में अनुमान लगाया गया कि रेनबो मैनियक ने अपने शिकारों से ऑनलाइन चैट रूम और डेटिंग ऐप्स पर मुलाकात की। गहन जांच के बावजूद केवल एक संभावित संदिग्ध सामने आया, हीरो फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी था। अब तक इस व्यक्ति को अपराध की इस श्रृंखला से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दुर्भाग्यवश ब्राजील में समलैंगिकता के खिलाफ हिंसा आम है और जांचकर्ता ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसे एलजीबीटीक्यू समुदाय से नफरत हो। इन हत्याओं में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और रेनबो मैनियक ब्राजील की सड़कों पर आजाद है। पहले अपराध के बाद से इन वर्षों में सबूतों और सुरागों की कमी के कारण जांच लगभग रुक सी गई है। जिस किसी के पास भी कोई जानकारी हो उससे अनुरोध है कि वह साओ पाउलो स्टेट मिलिट्री पुलिस से 1142071916 नंबर 6 पर संपर्क करें। चौंकाने वाली तादाद में मामले हैं जहां चिकित्सा पेशेवर जानबूझकर अपनी देखभाल में लोगों की जान ले रहे हैं। कई मामलों में लोग मानते हैं कि वे पीड़ितों की आखिरी समय में मदद कर रहे हैं, लेकिन विक्टोरिनो चुआ के साथ ऐसा नहीं था। चुआ को अपने 2 मरीजों की जान इंसुलिन से जहर देकर लेने का दोषी ठहराया गया है, लेकिन अनगिनत अन्य लोगों को भी जहर दिया गया था
और कम से कम 3 अन्य लोगों की मौत उस दवा के लेने के बाद हो गई थी जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। ये अपराध 2011 और 2012 में स्टेपिंग हिल अस्पताल में हुए थे। चुआ एक फिलिपीनी नर्स थे जो 2002 में यूके आए थे। अपने करियर में फिलीपींस या यूके में उन्हें चोरी की समस्या थी। कई चोरियां पैसों की थी, पर उन्होंने दवाइयां भी चुराईं। फिर भी उन्हें सिफारिशें मिलती रहीं और 2009 में स्टॉकपोर्ट अस्पताल में स्टाफ की नौकरी मिल गई। चुआ अस्पताल में घुल मिल नहीं सके। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने मरीजों को गैर जरूरी इलाज दिया। स्टाच को भी उनकी आपसी व्यवहार में समस्याएं दिखीं। चुआ ने कहा कि मरीजों और स्टाफ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और इस व्यवहार ने एक फरिश्ते को बुरा बना दिया। 2011 में उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सलाइन बैग्स के साथ छेड़छाड़ शुरू की। चुआ ने बैग्स में खूब इंसुलिन मिला दी। इंसुलिन सभी के लिए जरूरी है, पर इसकी ज्यादा मात्रा ग्लूकोज कम कर हाइपोग्लाइसेमिक बना सकती है। यह स्थिति मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा सकती है। यह अस्थायी नुकसान और जान भी ले सकती है। शुरुआत में स्पष्ट नहीं था क्या हुआ। फिर मेडिकल स्टाफ ने देखा कुछ सलाइन बैग झागदार है। छेड़छाड़ तो पता चल गई, पर किसने की ये जानना आसान नहीं था। जुलाई 2011 में नर्स रेबेका लाइटन गिरफ्तार हुई थी। उसके उंगलियों के निशान दूषित बैगों पर मिले और पुलिस को फेसबुक पोस्ट भी मिली जिनमें उसने नौकरी के तनाव के लिए शराब पीने व पार्टी करने की बात लिखी थी। 6 हफ्ते बाद पुलिस ने रेबेका पर केस बंद किया। केवल तब जब चुआ ने अपने तरीके बदले, तब जाकर वो आखिरकार पकड़ा गया। अब वह संयोग से जहर देने से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर कर मरीजों को बेवजह दवाइयां दिलवाईं। पुलिस ने पाया कि हर जहर देने की घटना में उसे सलाइन बैग्स तक पहुंच थी और इन बदलावों को उससे जोड़ना आसान था। उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 2 मरीजों की जान लेने और कई लोगों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। नंबर 5, 2017 में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से एक अजीब ईमेल मिला जो देखने में उसका सहकर्मी लग रहा था। उसके सहकर्मी को अंग्रेजी में महारत थी, लेकिन जिसने ईमेल लिखा वह अंग्रेजी में साफ तौर पर कमजोर था। ईमेल में सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर विज्ञापित हुआ था। स्वाभाविक रूप से जिसने ईमेल पाया वह संदेह में था, लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति से आने पर उसने सतर्कता से इसे अधिकारियों को भेजा। ये ऐसा पहला ईमेल नहीं था जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में लोगों को भेजा गया हो जिसमें दावा किया गया हो कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके साथ वे काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और कई अन्य देशों में लोगों को ऐसे ही ईमेल मिले थे और 2017 की गर्मियों में ये ईमेल आखिरकार FBI के ध्यान में आए। सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी के मालिक ने ईमेल में दिए गए कोड की जांच की, जिससे छुपे हुए संदेश सामने आए जिनमें लिखा था हेलो ईरानी डार्क कोडर्स टीम, और इसे 3 व्यक्तियों के छद्म नामों से साइन किया गया था। बाद में ये लोग सईद अरबी, मोहम्मद एसफरगम और मोहम्मद बयाती निकले। ये तीनों मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अमेरिकी और इजरायली कंपनियों की वेबसाइट हैक कर ईरान समर्थक संदेश दिखाने के लिए जाने जाते थे। पर एरोस्पेस फिशिंग ईमेल से पता चला कि वे इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज का हिस्सा थे। FBI के लिए यह जानना मुश्किल नहीं था कि ये ईमेल्स कहां से आए। हालांकि हैकर्स ने अपनी लोकेशन छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन सभी ईमेल्स एक ईरानी IP एड्रेस से रजिस्टर किए गए थे और हर एक का बैकअप ईमेल इन्वेस्टिगेटर्स को अरबी की वेबसाइट तक ले गया। वहां से अधिकारियों को अरबी का रिज्यूम मिल गया, जिसमें उसने अपने पेशे को IRGC, एयर, स्पेस और साइबर के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर और ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में बताया था। उसने यह भी दावा किया कि उसने एरोस्पेस और सैटेलाइट्स में काम करने वाली एक कंपनी के साथ साथ एक UK की एविएशन कंपनी को भी हैक किया है। अरबी और उसके साथियों ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रमुख लोगों से जानकारी चुरा ली थी और उनके लिए फर्जी प्रोफाइल बनाई थी
जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शामिल थे। वे ऐसे फिशिंग ईमेल भेजते थे जिनमें लिंक पर क्लिक करने से अरबी और उसके साथियों को अन्यथा सुरक्षित कंप्यूटरों तक रिमोट एक्सेस मिल जाती थी। उन्होंने डेटा निकाला और बैकडोर सेट किए ताकि आगे उन्हें आसानी से एक्सेस मिल सके। दो कंपनियां, एक रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग और एक सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन कंपनी, इन हमलों का शिकार हुई थी, लेकिन संभव है अन्य कंपनियां भी निशाना बनी हों। तीनों पर सितंबर 2020 में आरोप लगे, फिर भी वे ईरान में हैं। नंबर 4, मई 2017 में यूनाइटेड किंगडम की NHS पूरी तरह से ठप हो गई थी क्योंकि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ सदस्य एक मैलवेयर के कारण कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि यह किसी देश की स्वास्थ्य सेवा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया लक्षित हमला नहीं था। यह सिर्फ पैसों के बारे में था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हैकर्स को वास्तव में कितने पैसे मिले। WannaCry सॉफ्टवेयर ने दुनिया भर में सैकड़ों हजारों कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया, लोगों को उनके डिवाइस से बाहर कर दिया और नियंत्रण वापस सौंपने के लिए 300 से 600 बिटकॉइन की मांग की। इसने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया था, जिसे कंपनी ने पैच से ठीक किया, लेकिन बिना अपडेट वाले यूजर असुरक्षित रहे। यूके साइबर सुरक्षा एजेंसियों और अन्य निजी जांचकर्ताओं ने ये पता लगाने के लिए काम करना शुरू किया कि हैकर कौन था। सारे सबूत एक संगठन की ओर इशारा कर रहे थे जिसे लाजरस ग्रुप कहा जाता है, एक ऐसा संगठन जिसे अमेरिकी अधिकारियों को पहले से ही अच्छी तरह से पता था। माना जाता है कि लाजरस ग्रुप उत्तर कोरियाई सरकार द्वारा प्रायोजित एक हैकिंग टीम है। ये समूह कम से कम 2009 से सक्रिय है, जब इसने मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया पर हमले किए थे, लेकिन ये पहली बार 2014 में सोनी पर हमले के बाद बदनाम हुआ। माना जाता है कि सोनी को हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता पर व्यंग्यात्मक फिल्म बनाने के कारण निशाना बनाया गया। माना जाता है कि कम से कम 2 महीनों की अवधि में 100 टेराबाइट से अधिक डेटा चुरा लिया गया था और सोनी के कर्मचारियों की निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी गई थी। उसके बाद संगठन का मुख्य उद्देश्य पैसे हासिल करना ही लगता था। देश पर प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरियाई सरकार अपनी अधिकतर कमाई अवैध रूप से, जैसे मैलवेयर से करती है। FBI ने कई लोगों की पहचान की है जिन्हें लाजरस समूह का हिस्सा माना जाता है, जिसमें पार्क जिन हयेक भी शामिल है। हयेक उत्तर कोरियाई नागरिक हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। स्नातक के बाद उन्होंने सरकार के लिए IT में काम शुरू किया और जल्दी ही सरकार के हैकरों के समूह में शामिल हो गए। उत्तर कोरिया ने आधिकारिक रूप से पार्क जिम हयेक के अस्तित्व से इनकार किया है और निश्चित रूप से यह भी इनकार किया है कि सरकार का लाजरस समूह पर लगे अपराधों से कोई लेना देना है। फिर भी अमेरिका ने हयेक पर 2 बार आरोप लगाने से खुद को नहीं रोका। पहला आरोप सोनी पर हमले में उसकी भूमिका को लेकर था और इसी साल की शुरुआत में उस पर दूसरी बार दुनिया भर के व्यवसायों से 1.3 अरब डॉलर की जबरन वसूली के लिए आरोप लगाया गया था, लेकिन वह अभी उत्तर कोरिया में है, इसलिए उसके जल्दी पकड़े जाने की संभावना कम है। नंबर 3, हर राष्ट्रीय सरकार से जुड़ा हैकिंग ग्रुप हमेशा अपनी सरकार के लिए काम नहीं करता। कुछ जैसे कि APT 41 के मामले में है, सरकार समर्थित जासूसी के साथ साथ अपने निजी फायदे के लिए साइबर अपराध भी करते हैं। APT 41 ग्रुप या डबल ड्रैगन मुख्य रूप से चीन में स्थित हैकरों के एक समूह का नाम है। FBI मानती है कि ये समूह चीनी सरकार के लिए काम करता है क्योंकि ये आमतौर पर सरकारी एजेंसियों की तकनीक का इस्तेमाल करता है। जिन अपराधों का उन पर आरोप लगाया गया है वे रैंसमवेयर इंस्टॉल करने और पीड़ितों से भुगतान मांगने से लेकर चीनी अधिकारियों की यात्राओं से पहले होटल रिजर्वेशन सिस्टम में हैकिंग करने तक शामिल है। साइबर सुरक्षा फर्म FireEye के अनुसार उनके मुख्य लक्ष्य आमतौर पर अतीत में टेक्नोलॉजी कंपनियां रही है। FBI को लगता है कि ये हैक्स चीनी सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप थे क्योंकि वह
इस उद्योग में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है और ये हैक्स शायद खास तौर पर मांगे गए थे। हालांकि 2020 की शुरुआत में इस समूह ने कई कंपनियों पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, तेल और गैस, दवा, दूरसंचार और परिवहन, दुनिया की कंपनियों को निशाना बनाकर उनके सिस्टम में कोड और प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए। लेकिन APT41 इस मायने में अनोखा है कि यह सिर्फ जासूसी के लिए सरकारी तकनीक का उपयोग नहीं करता। जब ये हैकर्स सरकार के लिए काम नहीं करते तो अपने फायदे के लिए कंपनियों को निशाना बनाते हैं। वीडियो गेमिंग कंपनियां एक लोकप्रिय निशाना रही है क्योंकि ये समूह वर्चुअल करेंसी में हेरफेर करने के साथ साथ वैध फाइलों में भी खतरनाक कोडिंग डालने में सक्षम रहा है। एक अज्ञात यूनाइटेड किंगडम नागरिक भी रैनसमवेयर हमले का शिकार हुआ था। हमलों की विविधता को देखते हुए यह निर्धारित करना कि कौन सा हमला APT41 से जुड़ा है और कौन सा किसी अन्य संगठन से आसान नहीं रहा है। लेकिन FBI कुछ ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम रही है जिन्हें वे इस संगठन का हिस्सा मानते हैं। 2019 में 2 चीनी नागरिकों झांग हाओरान और तान दे लिन पर आरोप लगाए गए थे। 2020 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर हुए हमलों के बाद 3 और चीनी नागरिकों पर अलग अलग आरोप लगाए गए। हालांकि माना जाता है कि ये सभी पांचों APT41 का हिस्सा हैं। अमेरिकी सरकार चीनी अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने के लिए साथ काम करने को नहीं मना पाई, जिससे यह धारणा और मजबूत हो गई कि इस समूह को चीनी अधिकारियों का संरक्षण है। नंबर 2, यहां तक कि वैश्विक महामारी में वैक्सीन बनाने जैसी दुनिया के लिए फायदेमंद चीज भी हैकिंग के प्रयासों से अछूती नहीं रही है। 2020 में अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने ली श्याओयू और डोंग श्याओजी पर उनके हमलों के लिए आरोप लगाए हैं। सिर्फ कोविड-19 से लड़ने वाली कंपनियों ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में कई अन्य कंपनियों पर भी। अमेरिका ने कहा कि दोनों हैकर चीनी सरकार के लिए काम कर रहे थे और यह चीन की संक्रामक बीमारी के खिलाफ बढ़त पाने की कोशिश का हिस्सा था। चीन ने कहा है कि उसके किसी भी कर्मचारी ने इन बायोटेक कंपनियों को निशाना नहीं बनाया। ली और डोंग बायोटेक कंपनियों पर हैकिंग की कोशिश से काफी पहले से सक्रिय रहे हैं। दोनों 2009 से सक्रिय रहे हैं और पहली बार अमेरिकी सरकार के साथ उनका टकराव तब हुआ जब उन्होंने एक बंद किए गए परमाणु उत्पादन संयंत्र की साइट पर कंप्यूटरों को हैक कर लिया था। उन्होंने रक्षा ठेकेदारों के सिस्टम में भी घुसपैठ की और सैन्य उपग्रहों और संचार प्रणालियों के बारे में संवेदनशील सैन्य जानकारी चुरा ली। अपराधियों ने वैश्विक कंपनियों को निशाना बनाकर बौद्धिक संपदा चुरा ली है। कई बार उन्होंने कंपनियों से सोर्स कोड ऑनलाइन प्रकाशित होने से रोकने के लिए भुगतान मांगा। अक्सर जानकारी बस चुरा ली जाती है। अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार यह चोरी चीन के अपने उद्योगों को विकसित करने की कोशिश का हिस्सा है और सरकार ने छोटे देशों को इन अपराधों के बारे में बोलने से रोकने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया है। अपने आपराधिक करियर के दौरान माना जाता है कि उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के व्यापारिक रहस्य और सरकारी जानकारी चुरा ली है और इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को और चीन को समृद्ध करने के लिए किया है। लेकिन ये प्रयास ज्यादातर 2019 के अंत में रुक गए जब ली और डोंग ने अपना ध्यान एक नए लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया। अमेरिका में कम से कम 3 बायोटेक कंपनियां, जिनमें मॉडर्ना भी है, निशाना बनी। हमले पुनर्जागरण गतिविधियां थी, जिसका मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है, कमजोरियां ढूंढना या नेटवर्क में घुसने के बाद जानकारी का पता लगाना। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के शोध से जुड़ी जानकारी चोरी होने का कोई संकेत नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा एक्सेस किया हो जो अधिकारियों को पता न चला हो। उन पर यह भी आरोप है कि वे राजनीतिक असंतुष्टों को निशाना बनाने में शामिल रहे हैं, यानी वे लोग जो चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड और अन्य विवादास्पद कार्रवाइयों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। नंबर 1,
माक्सिम याकुबेट्स को इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अपराधी कहा गया है। वह FBI द्वारा किसी साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर घोषित सबसे बड़े इनाम का विषय है, लेकिन वह रूस में अपनी दौलत का दिखावा करते हुए न तो अपनी संपत्ति छुपाने की कोशिश करता है और न ही अपने अपराधों को। 2009 से याकुबेट्स साइबर अपराधी समूह ईविल कॉर्प का नेतृत्व कर रहा है, जिसने दुनिया भर के पीड़ितों से करोड़ों डॉलर चुराए हैं। हाईटेक कंपनियों से लेकर आम लोगों तक सभी को निशाना बनाया गया है और ये समूह रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाता। याकुबेट्स का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही आर्थिक लाभ रहा है। समूह ने शुरुआत फिशिंग ईमेल्स और मैलवेयर इंस्टॉल करने से की थी, जिससे उन्हें किसी व्यक्ति के बैंक खाते तक पहुंच मिल जाती थी। इसके बाद वे खाता खाली कर देते थे, जिससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों को आर्थिक तबाही झेलनी पड़ती थी। याकुबेट्स के अपराध बढ़े और उन्होंने करोड़ों डॉलर की कंपनियों को निशाना बनाया। जुलाई 2020 में GPS टेक कंपनी गार्मिन को हैकरों ने निशाना बनाया। कंपनी का डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया गया था, जिससे वो तब तक किसी के लिए उपलब्ध नहीं था जब तक फिरौती नहीं मिली। यह पहली कंपनी नहीं थी जिस पर इस तरह का हमला हुआ था। ईविल कॉर्प ने 8 फॉर्च्यून 500 कंपनियों और एक प्रमुख समाचार प्रकाशन सहित अन्य पर इसी तरह के हमलों की जिम्मेदारी ली है। 2020 में जब ज़्यादा लोग घर से काम कर रहे थे, तो हैकर्स के इस समूह ने पहले से कहीं ज़्यादा व्यवसायों तक पहुंच बना ली, क्योंकि लोग कम सुरक्षित डिवाइस पर काम कर रहे थे। सारी धनराशि ने याकुबेट्स को एक शानदार जीवन शैली जीने की सुविधा दी है। उसके वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिसमें वह अपनी बड़ी सुपरकार कलेक्शन दिखा रहा है और पुलिस अधिकारियों के आसपास डोनट्स कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी शादी पर भी $2.5 लाख से ज्यादा खर्च हुआ माना जाता है। लेकिन याकुबेट्स सिर्फ वित्तीय अपराधों के लिए ही वांछित नहीं है। ये जाना जाता है कि उसने रूस की FSB खुफिया एजेंसी के लिए काम किया है और वो FSB की एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट के पूर्व अधिकारी का दामाद है। 2018 में वह रूसी गोपनीय जानकारी के लिए लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा था और माना जाता है कि अब अपनी हैकिंग से जासूसी कर सकता है। सुरक्षा परामर्श कंपनी ट्रूसैक के अनुसार ईविल कॉर्प अब शायद अपने असली मकसद को छुपाने के लिए रैंसमवेयर हमलों का इस्तेमाल कर रही है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं टॉप 5 अननोन्स हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा।